हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर वही चल रहा है 6। और आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है आर एच कारक। आर एच कारक, इसको आर एच फैक्टर भी कहते हैं। खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ये जो होता है आरबीसी की सतह पर उपस्थित व अनुपस्थित, आरबीसी की सतह पर उपस्थित व अनुपस्थित एंटीजन के आधार पर, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एवं अनुपस्थित एंटीजन के आधार पर आर एच कारक का निर्धारण होता है। तो सामान्य भाषा में जो है कहे तो आर एच जो कारक है वो दो प्रकार के होते हैं। तो जो आर एच कारक होता है तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। किसका? आर एच कारक का। आर एच एंटीजन को सामान्य क्या कहते हैं? आर एच कारक भी कहते हैं। तो आर एच एंटीजन को आर एच कारक कहा जाता है। आरबीसी की अगर सतह पर आर एच कारक उपस्थित है, आरबीसी की सतह पर आर एच कारक उपस्थित है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर एच पॉजिटिव कहेंगे। यदि आरबीसी की सतह पर आर एच कारक उपस्थित है तो इसे क्या कहेंगे? आर एच पॉजिटिव। और यदि आरबीसी की सतह पर आर एच कारक अनुपस्थित है तो इसे आर एच नेगेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर एच नेगेटिव। तो याद रखना अच्छी तरह से, ये आरबीसी की सतह और अगर इस पर एंटीजन है तो वो जो एंटीजन है ना, तो देखिए रुधिर वर्गों को अगर देखा जाए तो रुधिर वर्ग 4 प्रकार के खोजे गए थे पहले। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ, और एक था आर एच। तो ये आर एच जो है ना वो भी क्या था? रुधिर वर्ग था। बाद में फिर इनकी खोज होने के बाद ए अलग कर दिया, बी अलग कर दिया, ए बी अलग कर दिया, ओ अलग कर दिया, और फिर एक है आर एच कारक। ये तो आरबीसी की सतह पर आर एच कारक की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? आर एच नेगेटिव कहते हैं। ये तो इन कारकों का एक तरह से क्या है? समान होना जरूरी है। एक और चीज नोट करना, भारत में जो है लगभग 93%, 93% मतलब आर एच पॉजिटिव है। मनुष्य मतलब भारत में 93% मनुष्य आर एच पॉजिटिव हैं तथा 7%
व्यक्ति, 7% व्यक्ति RH नेगेटिव है। तो इस प्रकार का ये आंकड़ा है भारत के अंदर। इसमें सामान्य रूप से समझना, यदि मान लो एक RH पॉजिटिव पुरुष है और एक RH नेगेटिव स्त्री, अगर उससे उसका विवाह हो जाए, RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव स्त्री से हो जाए, तो उनका जो होने वाला जो बच्चा होता है वो क्या होता है, RH पॉजिटिव। क्योंकि इसमें हमेशा याद रखना जीन प्रेरित लक्षण है। RH पॉजिटिव तो क्या है, प्रभावी लक्षण है, प्रभावी, और RH नेगेटिव जो है वह अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मटर के पौधे में, मटर के पौधे में जो है ना, ये लंबेपन से कर देते हैं और इनको बोनेपन से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे होते हैं तो किस टाइप के होते हैं, लंबे लंबे प्राप्त होते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि भाई ये लंबा ये बोना है, लेकिन इसको फिर हालांकि यूं कहते हैं, इसको अशुद्ध लंबे कहते हैं, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे कहते हैं। तो फिर इनको अशुद्ध बोने क्यों नहीं कहते हैं, अशुद्ध बोने में तो कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं कहेंगे, कारण क्योंकि बोनेपन का कारक यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ जो पौधे बनेंगे ना वो लंबे बनेंगे। हाँ, ये जरूर उनके अंदर जीनी सरना बोनेपन की जरूर रहेगी। तो यहाँ पर ये तो हुआ प्रभावी कारक और ये हुआ अप्रभावी कारक। तो प्रभावी कारक के कारण अप्रभावी कारक दिखाई नहीं देता, अर्थात प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, ये RH पॉजिटिव तो क्या है, पुरुष, और RH नेगेटिव क्या है, स्त्री। अगर इन दोनों का विवाह हो जाए तो विवाह होने के बाद जो संतान बनेगी, तो आप समझ गए होंगे, ये कारक प्रदर्शित नहीं होगा, ये प्रदर्शित होगा। तो जो संतान बनेगी वो RH पॉजिटिव होगी, RH पॉजिटिव संतान होगी, जबकि स्त्री क्या होगी, RH नेगेटिव। तो स्त्री का जो सारा ब्लड है पूरा का पूरा, जो गर्भाशय का वो सब वो RH क्या है, वो नेगेटिव है, जबकि RH कारक क्या है, जो शिशु जो पल रहा है वो RH पॉजिटिव है। तो भिन्न भिन्न हुआ ना, यानी रुधिर वर्ग ही भिन्न भिन्न हो गया। तो उसमें होता क्या है कि फर्स्ट बार तो इतने एंटीजन नहीं बनेंगे, तो पहला बच्चा तो आसानी से जन्म ले लेगा, लेकिन दोबारा जो बच्चा होगा उसकी क्या हो जाएगी, गर्भावस्था में मृत्यु हो जाएगी, या फिर बाद में आकर के उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाहर जैसे जो निकलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कारण क्या था, क्योंकि स्त्री का जो ब्लड था वो RH नेगेटिव था, और जो इसका एक ये था ना शिशु का, वो क्या था, RH पॉजिटिव था। तो दोनों में क्या होगा, मतलब दोनों मिक्स नहीं हुए, और भिन्न भिन्न होने के कारण एक दूसरे के जो एंटीबॉडी जो होते हैं ना, उनको क्या है, नष्ट करने लग जाते हैं। तो इसलिए मतलब शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से याद रखना आप फिक्स कि RH जो कारक होना जरूरी, मतलब RH कारक जो होता है ना, मतलब वो, तो अगर उसका पहले से पता लगा लेते हैं, अगर हालांकि पता लग जाता, चिकित्सा विज्ञान में आजकल है, अगर फर्स्ट बार में ही, वैसे तो आजकल जो ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें पता लगा लेते हैं कि भाई क्या टाइप की, किस टाइप की प्रॉब्लम होगी वो। तो ये RH फैक्टर होता है ये। तो पहले होती थी मृत्यु से, बहुत सी बार पता ही लगता था, पहला बच्चा अभी एक्सपायर हो गया, दूसरा हो गया, या पहला बच्चा बच गया तो दूसरा एक्सपायर हो गया, तीसरा, लगातार बच्चों की मृत्यु होती जाती, पता ही नहीं चलता था। आजकल इसका पता भी लगाया जा सकता है, और गर्भावस्था में ही या फिर बाद में रोदम नाम की मतलब एंटीबॉडीज मेडिसिन लगती है इसमें। इसके लिए एक और इसका मैं नाम बता रहा हूं, जब RH पॉजिटिव पुरुष एवं RH नेगेटिव स्त्री का विवाह हो जाए, तो जो बच्चा बनेगा वो बनेगा RH पॉजिटिव। पहला बच्चा तो जन्म ले लेगा, लेकिन बाद के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं, इस रोग को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, फिटेलिस। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, इसलिए मैं समझा देता हूँ।
बाकी इसकी जो है ना पीडीएफ या जो नोट्स है ना वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। क्योंकि इसमें ये इसमें तो पढ़ाया ही है था कि इसमें कुछ स्टूडेंट और भी जुड़ रहे थे ना, उनके हिसाब से पढ़ाया, लेकिन पीटीआई एग्जाम इतना डीपली जाएगा नहीं, इसलिए तो मैंने तो उसमें से क्वेश्चन छांटूंगा पहले और फिर आपके सेंड कर दूंगा। और अगर फट भी ले पूरी चीज़ तो हानिकारक भी नहीं है, थोड़ी किसी कोई साइड इफेक्ट होंगे, आपके सेकंड ग्रेड की तैयारी होगी, है ना। तो इस ये चैप्टर थोड़ा सा मैंने मतलब थोड़ा डीपली बताया है, उसका रीजन था मैंने बताया ना आपको, पहले भी स्टूडेंट मेरे और भी इसमें जुड़े हुए थे, इस चैप्टर को देख रहे थे वो, इसलिए थोड़ा डीपली गया। और सेकंड ग्रेड का था मैंने तो ज़्यादातर, और थर्ड ग्रेड में इस टाइप का ज़्यादा डीपली आता नहीं है, और अगर आपने याद कर लिया तो आपकी सेकंड ग्रेड की भी तैयारी होगी। तो एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस इस रोग को कहा जाता है, याद रहेगा, वैसे याद होगा, अव्वल उतारने की क्या है, देखिए यदि RH, ये तो पुरुष है, यदि RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव स्त्री से कर दिया जाए, तो स्त्री से कर दिया जाए तो इनकी जो, मैंने ये भी बता दिया आपको, जो RH पॉजिटिव है RH प्लस वो तो प्रभावी है, और ये RH नेगेटिव क्या है, अप्रभावी, इसके कारण प्रकट नहीं होगा, तो जो बच्चा बनेगा वो RH पॉजिटिव होगा, जबकि स्त्री का गर्भाशय का जो ब्लड है वो क्या है, RH नेगेटिव है। तो होगा क्या कि जो बच्चा है तो प्रथम बार तो इतने एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे स्त्री के गर्भाशय में, लेकिन इसलिए बच्चा जन्म ले लेगा, लेकिन दोबारा जब बच्चा गर्भावस्था में आएगा तो फिर वो स्त्री जो एंटीबॉडीज है ना वो नष्ट करने लग जाएंगे, इसलिए बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और इस रोग को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस कहते हैं। और इसमें जो उपचार में काम आती है ना, उपचार में मेडिसिन, वो है रोधम, रोधम हिंदी में लिख देता हूं, रोधम नामक एंटीबॉडीज मेडिसिन दी जाती है, यानी इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। और उसके बाद चलते आगे, इसमें जो एक और टॉपिक था दोहरा परिसंचरण। दोहरा का मतलब है जो रुधिर होता है हृदय से 2 बार गुजरता है। कैसे गुजरता है, एक बार तो आपने देखा होगा दाएं आलिन में आता है, फिर एक बार बाएं आलिन में आता है, और उसी आलिन से फिर नीले में जाता है, दोनों तरफ से। जैसे देखिए थोड़ा चित्र बन गया, ये दायां और ये बायां। तो एक बार में रुधिर इधर से आया, इधर होता हुआ फिर क्या हो गया, निकल गया, तो फर्स्ट बार तो ये आया, दोबारा इससे आता है निकलता हुआ, ऐसे निकल गया तो सेकंड। तो रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोहरा परिसंचरण इसका मतलब है हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है, इसलिए से क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, स्तनधारियों में, यानी मनुष्य ही मान लो, मनुष्य। किसको छोड़ करके, देखिए मछली, मछली में क्या होता है, एकल परिसंचरण, एकल परिसंचरण। मछली के बाद कौन सा वर्ग आता है, एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया। इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है एम्फीबिया मेंढक में, इसमें आलिंद तो 2 होते हैं, लेकिन नीले क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए रक्त आने में तो इधर से भी आता है, रक्त इधर से भी आता है, लेकिन जाते समय एक से ही जाता है ये। तो इस प्रकार से इसमें अपूर्ण परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा कह सकते हैं इसको अपन।
अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। इसके बाद फिर आता है इसमें आता है फिर रेप्टेलिया के बाद आता है एविज यानी पक्षी वर्ग। इसमें सर्प वर्ग, ये मेंढक, मछली, मानव, स्तनधारी, मेमेलिया। इसमें वही आएगा दोहरा, इसमें भी दोहरा, और इसमें भी दोहरा परिसंचरण। तो ये दोहरा परिसंचरण होता है, यानी जो रक्त होता है वह हृदय से 2 बार गुजरता है। अब जो दोहरा परिसंचरण है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है दैहिक परिपथ, यहां लिख देते हैं, याद रहेगा, दोहरा परिसंचरण के 2 भाग होते हैं। एक तो दैहिक परिपथ। तो जो दैहिक परिपथ होता है वह हृदय और शरीर के बीच होता है। नाम पर नहीं आ रहा है देह, तो यूं मान लो, शरीर मान लो, तो ये शरीर व हृदय के मध्य होता है। दूसरा होता है पुपुष्य परिपथ। पुपुष्य परिपथ, तो ये होता है फेफड़ों और हृदय के बीच। पुपुष्य नाम है तो पहले से पुपुष्य, और ये होता है हृदय के बीच। तो इस प्रकार से ये दोहरा परिसंचरण होता है। और इसके बाद अपन जो टॉपिक चल रहे हैं वो है होता है लसिका तंत्र। ये भी एक बार आगे छोटा सा टॉपिक है, लसिका तंत्र। इसमें चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कुछ बचेगा तो फिर जो है ना वो नोट्स के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा जो क्वेश्चन छटेंगे ना, अभी तो ये तो एक पढ़ा दिया, लेकिन आपको तो पहले बताया कि मैंने 2022 में जो 100 क्वेश्चन स्टूडेंट को लिखा है तो उसमें से 20 क्वेश्चन आए थे एनाटॉमी। तो उसी प्रकार से जब भी आएगा ना तो थोड़ा सा आप उसमें पुराने पेपर दे करिए तो आपको सेंड कर दे जाएंगे। तो लसिका तंत्र यानी इसको कहते हैं, इसका जो नाम होता है ना वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक का मतलब लसिका सिस्टम यानी लसिका तंत्र। क्या होता है लसिका? ये भी रक्त का छना हुआ भाग क्या कहलाता है? लसिका। देखिए ये धमनियां, ये शिराएं और ये केशिकाएं। ये तो जो केशिकाएं रहती है, केशिकाएं इनकी जो दीवारें है ना वो क्या होती है? पतली होती है। तो बोलचाल में तो पढ़ते हैं रुधिर वाहिनियों से छना हुआ भाग या रक्त का छना हुआ भाग क्या कहलाता है? लसिका। लेकिन किस में से चलता है? केशिकाओं में से। इसलिए परिभाषा होगी इसकी, रक्त का छना यानी फिल्ट्रेट, रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है। लसिका का मतलब लिम्फ कहलाता है। तो ये भी रक्त परिसंचरण की तरह हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है। जहां जहां भी रक्तवाहिनियां गुजरती है वहां पर इस प्रकार से लसिका तंत्र की जो होता है, लसिका तंत्र छोटी छोटी जो है ना वाहिनियां बारीक धागों की तरह फैली रहती है। अब ये लसिका तंत्र के भाग कौन कौन से भाग होते हैं?
तो रक्त का चनाव भाग क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। यानी ये भी एक परिसंचरण तंत्र, परिसंच जैसे रक्त होता है ना परिसंचरण तंत्र का माध्यम, वैसे ये भी परिसंचरण का तंत्र का माध्यम है। पर ये रक्त लाल रंग का होता है, जबकि ये रंगीन होता है। ये क्या होता है? रंगीन। इसमें लिखो लसिका, लसिका रंगहीन, रंगहीन होता है तथा WBC, WBC की मात्रा, WBC की मात्रा रक्त से अधिक होती है, रक्त से अधिक होती है। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र का भी माध्यम है। तो WBC की मात्रा रक्त से अधिक होती है। तो वो आते हैं ना रक्त और लसिका में अंतर बताया। तो देखा जाए तो लसिका जो है रक्त का भाग है, लेकिन फिर उसमें डिफरेंस हो जाता है ये। तो अब चल रहे हैं पर रक्त इसके लसिका तंत्र के भाग, लसिका तंत्र के भाग। तो लसिका तंत्र के जो है ना पहला जो भाग है वो होता है लसिका खुद ही है, द्रव मतलब लसिका द्रव कहेंगे। दूसरा जो इसका जो प्रमुख भाग होता है वो होता है लसिका केशिकाएं, लसिका केशिकाएं बिल्कुल बारीक बारीक संरचनाएं पाई जाती है। और तीसरी होती है लसिका वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, लसिका वाहिनियां। और एक होती है लसिका वाहिकाएं, वाहिकाएं। इनकी भित्ति क्या रहती है? मोटी रहती है। और एक होती है लसिका परसंधियां, लसिका पर्व संधियां। ये तो इस प्रकार से ये चैप्टर था जो समाप्त हुआ। बाकी कल जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।